हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWD। आज हम लोग करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चैप्टर 1। ये एक पॉलिटेक्निक का चैप्टर है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग देखिए यूनिट 1 है। ठीक है, तो हम लोग कुछ चीज़ें जस्ट देखेंगे क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी है और थ्योरी क्वेश्चंस कुछ हद तक जस्ट आपको याद रखने हैं। तो हम लोग जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को अगर अगर बोला जाएगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या होता है, तो ये देखिए द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज एंड कन्वर्जन। जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज एंड कन्वर्जन, ठीक है। ये सारे के सारे जो ब्रांच आपको करता है, ठीक है, जो ब्रांच आपको इन सारे चीज़ों के ऊपर डील करना सिखाता है कि कैसे जेनरेशन होगा, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इलेक्ट्रिकल चीज़ें किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहाँ से स्टोरेज होगा या कैसे कन्वर्जन होगा, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर को डिफाइन करते हैं। ठीक। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या डिफाइन करता है कि द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द डिजाइनिंग, किस तरह से डिजाइन किया जाएगा, उसको एम्पलीफाई मतलब या तो बढ़ाना, करंट को कैसे बढ़ाएंगे कैसे कम करेंगे, ठीक है, उस चीज़ों के ऊपर स्विचिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, कैसे आप स्विच कर पाएंगे फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स टू कुछ और चीज़ों में, स्विच कैसे करेंगे कंपोनेंट्स के ऊपर। ठीक है, ये सारे के सारे चीज़ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपको पढ़ने मिलेगा। ठीक है, चलिए अब मेन फंक्शन होगा इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के ऊपर जब हम लोग काम करते हैं तो फर्स्ट थिंग है चार्ज। एक्चुअली ये चार्ज क्या है, व्हाट इज अ चार्ज? चार्ज क्या है? तो द बेसिक क्वांटिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द बेसिक क्वांटिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, द बेसिक क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। मान लीजिए कि ये एक मेरा एक बैटरी है, एक बैटरी इधर, तो मेरा करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से मेरा करंट फ्लो हो रहा है। ऐसे जाएगा करंट। जब हम लोग एक क्लोज सर्किट में इसको लाएंगे तभी करंट फ्लो करेगा, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता। तो क्लोज सर्किट में क्या करेगा? करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जिस तरफ करंट फ्लो करेगा, जिस तरफ करंट फ्लो करता है उसके उल्टा तरफ, अगर करंट फ्लो करता है उसका उल्टा तरफ चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, तो अब देखिए एक्चुअली ये चार्ज फ्लो कैसे करेगा। ठीक है, इसको फ्लो करना है, कैसे कैसे फ्लो करता है? तो कोई भी मटेरियल पे, कोई भी जो जो भी मटेरियल होता है उसका आउटर मोस्ट सर्किट, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट, नॉट सर्किट, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स रहता है। लूजली बाउंड मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस में अगर उसको देखा जाए तो वो फ्लो करना शुरू करेगा, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स यही होता है, वो चार्ज कैरी करता है। यही लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? एक चार्ज कैरी करता है। तो जब कभी भी मान लीजिए आपका अगर सर्किट अगर कंप्लीट हो, ठीक है, तो यही जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो चार्ज को, मतलब करंट को, वो पास कर करता है, मतलब वो लेके जाता है। ठीक है, वो पास करके जाएगा। तो करंट जिस और जाएगा, मतलब चार्ज चार्ज जिस और जाएगा, करंट उसका ऑपोजिट में मूव करेगा। करंट क्या करेगा? उसको ऑपोजिट में मूव करेगा। तो देखिए चार्ज क्या है? द बेसिक क्वांटिटी इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? कूलम होता है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को कूलम कहा जाता है। सिंबल क्या है? सी। और जो चार्ज का, बेसिकली चार्ज का सिंबल क्या है? वो क्यू होता है। और 1 क्यू मतलब एक चार्ज, जो एक मेरा चार्ज है 1 क्यू, उसका मेरा बैलेंस मतलब वैल्यू क्या है? 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। एक चार्ज का मेरा वैल्यू, वैल्यू का मतलब है उसका पावर। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू का मतलब उसका पावर, मतलब वो कितना कूलम ऑफ चार्ज वो कैरी करता है। एक चार्ज कितना कूलम वो कैरी करता है। ठीक है, मतलब कितना करंट वो कैरी करता है, कितना कूलम। ठीक है, कितना कूलम वो कैरी करता है। अब आते हैं करंट पे। व्हाट इज करंट? करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर्स, यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन डेफिसिट एटम्स। ठीक है, जब कभी भी ये जो करंट है, जो चार्ज है, मान लीजिए चार्ज वो क्या हो रहा है? चार्ज जा रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे ही वो चार्ज कैरी मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव। तो
मेरा क्या होगा यहाँ पर मेरा करंट किस तरफ जाएगा, करंट जाएगा इस तरफ। तो ये करंट जहां जहां जा रहा है, करंट क्या होता है, एक तरह का चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज वो फ्लो हो रहा है, उसी को करंट कहेंगे। तो करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स, यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम्स। सिंबल ऑफ करंट का सिंबल क्या होता है, सिंबल ऑफ करंट का होता है आई, यूनिट ऑफ करंट होता है एम्पियर, ठीक है। अब I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ये I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी क्या है, ये एक फॉर्मूला है, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। आई का मतलब होता है करंट, और करंट का क्या बोलते हैं, करंट होता है द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। तो डी की होता है क्या, एक वेरी इन्फिनेट स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं डी क्यू बाई डी टी में, ठीक है। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, वो होता है मेरा करंट, ठीक है। बहुत ही, अगर आपको अगर मान ली क्यू का कोई भी डिफरेंशिएट किए बहुत ही कम टाइम में जो क्यू वो पास हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू सम अदर पॉइंट, ठीक है, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे एज अ चार्ज, ठीक। अब आते हैं करंट। करंट दो टाइप का होता है, एक होता है डीसी करंट, एक होता है एसी करंट। ये देखिए डीसी करंट होता है एक होता है मेरा एसी करंट। आप डीसी करंट एसी करंट में क्या है डिफरेंट, मतलब चीजें क्या है। तो करंट फ्लोज थ्रू सेम डायरेक्शन विद सेम मैग्नीट्यूड। देखिए यहाँ पर मैंने ग्राफ भी दिखा दिया, ये सेम डायरेक्शन जा रहा है, मान लीजिए एक इसी तरफ जा रहा है, सेम डायरेक्शन जा रहा है विद सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, वो है मेरा डीसी करंट, ठीक है। उसमें कोई चेंज नहीं है, वो होता है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। और एसी मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, ठीक है, ये होता है मेरा डायरेक्ट करंट, और एसी होता है मेरा ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। जनरली हम लोग जो घर में होता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, वो डीसी करंट नहीं होता है। क्यों घरों में एसी करंट क्यों रहता है, देखिए एसी करंट इसलिए घरों में रहता है बिकॉज डीसी करंट इज वेरी डिफिकल्ट टू जनरेट। डीसी करंट को जनरेशन करने में बहुत डिफिकल्ट होता है, और प्राइमरीली इट इज जनरेटेड बाय बैटरीज, वो एक बैटरी से जनरेट होता है, एंड इलेक्ट्रोकेमिकल ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल्स, फोटोवोल्टाइक सेल्स की इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करने के बाद ही वो जनरेट होता है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो इसलिए हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरली हम लोग घरों में यूज़ करते हैं। और ये ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जो पीरियोडिकली अपना जो रिएक्शंस है वो रिवर्स होते जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे, वो रिवर्स होगा। जैसे देखो यहाँ पर सीधा जा रहा है, दिखाई दे रहा है, ये तो सीधा जा रहा है एकदम, लेकिन यहाँ क्या, यहाँ रिवर्स हो रहा है। यहाँ पर मैक्सिमम, फिर आया, फिर यहाँ पर देखिए मिनिमम, रिवर्स हो गया, डायरेक्शन में चेंज हो गया, फिर जाया, फिर यहाँ पर आया मैक्सिमम, फिर यहाँ पर आया मिनिमम। तो ये जो पीरियड हुआ, ये यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये एक पीरियड हुआ, यहाँ से देखो यहाँ, ये रहा, ये एक पीरियड, एक यहाँ से यहाँ, ये वाला दिखाई दे रहा है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये एक पीरियड। तो इन पीरियड में देखो, एक बार उसने पॉजिटिव टर्मिनल से एक बार गया मैक्सिमम पे गया, फिर नेगेटिव टर्मिनल पे एक बार मिनिमम पे आया, तो वो अपना क्या किया, डायरेक्शन रिवर्स किया। ये होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। चलो अब देखते हैं दूसरा, वोल्टेज। अब वोल्टेज को देखो, पहले बोलते इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अब वोल्टेज है क्या, तो द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द वर्क डन, जो वर्क डन हो रहा है, ठीक है, बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट से जो जो काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो काम वो या जो एनर्जी खर्च हो रहा है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक। अब जो एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, मान लो ये है Q, ये है पॉजिटिव चार्ज, और ये कहाँ है अभी, मान लो ये है इन्फिनिटी पे, ये है अभी इन्फिनिटी पे, ठीक। तो इसको यहां तक लाना है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब इसको यहां तक लाना है, मान लो ये भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये इसको ऑपोज करेगा। सिमिलर चार्ज अगर होता है वो किस क्या उस पर ढकेल देता है, ऑपोज करता है। और अगर अनलाइक चार्जेस हो या प्लस या माइनस हो, तो उसको क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। और अगर सिमिलर चार्जेस हो, वो उसको रिपेल करेगा। तो ये तो इस भाई इसको रिपेल करेगा, कोशिश करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड,
ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इसको क्या करेगा, ढकेलेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से उसको यहां तक लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ तो फोर्स लगेगा, कुछ तो वर्क होगा, तो वही जो वर्क यहाँ पर खर्च हो रहा है, ठीक है, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस जगह पर लाने के लिए वो होता है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसको बोलेंगे हम लोग वोल्टेज, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये देखो यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, टू अ सर्टेन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस दौरान यहाँ तक लाने में जो उसका एनर्जी या जो फोर्स वो लग रहा है वो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दोनों सेम है। अब है वोल्टेज, तो वोल्टेज इज इक्वल टू, अगर इसको अगर हम मतलब लिखें एज अ फॉर्मूला के हिसाब से, तो V क्या होता है, V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू जीरो। W क्या है, वर्क डन, कितना मुझे मेहनत लगा, कितना मेहनत लगा उस चार्ज को उस फील्ड में लाने के लिए, उस पॉइंट तक लाने के लिए कितना मेहनत मेरा खर्च हुआ। और ऐसे और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या है, तो ये चार्ज के ऊपर, एक चार्ज के ऊपर इतना मेहनत लगा पर चार्ज, ठीक है, उस वो होगा मेरा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, ठीक है। तो 1 वोल्ट क्या होता है, 1 जूल पर 1 कूलम, ठीक है। 1 जूल पर कूलम अगर होगा तो वो हो जाएगा ना 1 वोल्ट, ठीक। अब देखो, अब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आ रहा है, देखो, तो वर्क डन इन टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इस जगह पर देखो, ये है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस का, कैसे देखो डिफरेंस है, एक बार ध्यान से देख लो, ये वाला पार्ट, यहाँ पर देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो Q0 एक इलेक्ट्रॉन है, ये और ये पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ठीक है, पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ओके। तो इसको ये क्या करेगा, ये इसको अपोज करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इस पॉइंट तक हम लोग ला रहे हैं यहाँ, ठीक है। जब हम लोग इसको यहाँ लाएंगे तो थोड़ा बहुत रिपेल होगा, जब हम इसको यहाँ लाएंगे तो थोड़ा और ज़्यादा रिपेल होगा। जब इसको हम ए पॉइंट पे लाएंगे, जो क्लोजेस्ट पॉइंट है किसका, सी से क्लोजेस्ट पॉइंट है ए, तो रिपेल कितना होगा, बहुत ज़्यादा होगा रिपेल, बहुत ज़्यादा होगा रिपेल, ठीक। तो ये जो काम हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए लाया मैंने, ठीक है, पॉइंट बी टू पॉइंट ए लाया, तो ये जो काम हुआ, ठीक है, इसको ही कह देंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसको कहेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, देखो, V फाइनल माइनस V इनिशियल, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू W बाई क्यू। W कितना है, ये जो काम हुआ, मैंने जो काम किया, वर्क डन जो हुआ फ्रॉम ब्रिंगिंग दिस पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम B टू पॉइंट A, वो काम W, और इस चार्ज का वैल्यू, अब ये चार्ज एक भी हो सकता है, ये चार्ज 2 भी हो सकता है, 2 कूलम हो सकता है, 5 कूलम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो चार्ज मैं उसको लेके जा रहा हूँ यहाँ पर पॉइंट ए तक, तो VA माइनस VB ये हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसको बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखो, यही चीज़ अगर उसी चीज़ को, मतलब मान लो एक इलेक्ट्रॉन को, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक लेके जाने के लिए, मान लो बिटवीन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट के अंदर, ये मान लो एक पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो ये प्लेस है, ए प्लेस है, मान लो ये बी प्लेस है, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है कि 1 वोल्ट है इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मैं यहाँ पर लेके गया, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और 1 वोल्ट ही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस दौरान जो मेरा काम हुआ, जो मुझे वर्क डन हुआ, मेरा काम हुआ फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए जाने के लिए, और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए जो मेरा काम हुआ, उसको कहते हैं मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये क्या है, ये जो काम हो रहा है, ये एक वर्क डन है,
ये क्या हो रहा है, ये एक वर्क डन है। वर्क डन क्या होता है कि कोई भी अगर पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे तो मुझे कुछ फोर्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क डन होता है, कुछ फोर्स मिलेगा, कुछ फोर्स मिलेगा, या अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, कुछ फोर्स आएगा। ऐसा नहीं कि हम उसको पुश करेंगे। फोर्स हमेशा मतलब एक्सटर्नल पुश या ऐसा नहीं होता। फोर्स क्या होता है, इमेजिनरी अट्रैक्शन या इमेजिनरी रिपल्शन, ठीक है। वो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप उसको महसूस कर सकते हैं कि वो उसकी तरफ खींचा चला जा रहा है, या वो उसको दूर ढकेल रहा है, ठीक है। वो होता है मेरा अट्रैक्शन या रिपल्शन, ठीक है। अब देखो, तो यहां पर जब हम लोग इसको क्या करेंगे, फ्रॉम पॉइंट बी से इसको हम लोग पॉइंट ए की तरफ जाएंगे, यहां पर लेके जाएंगे, ठीक है। और थ्रू 1 वोल्ट, ये टर्मिनल है, इसका जो पावर है ये है, मान लो 1 वोल्ट। 1 वोल्ट इसका पावर, 1 वोल्ट ही पूरा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ना पूरा टोटल जो मेरा वोल्टेज है वो मेरा है 1 वोल्ट, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है मेरा वो है 1 वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम पॉइंट पी से पॉइंट ए ले जाने के लिए मुझे जो वर्क करना होगा, मुझे जो एनर्जी देनी होगी, वो होता है मेरा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मेरा वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मेरा क्या होता है, मेरा वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, ओके, ठीक है। चलिए, अब आता है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या है, तो मान लीजिए एक करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है इधर। तो करंट जैसे ही फ्लो करेगा, कोई एक चीज है जो उसको फ्लो करने के लिए रोक रहा है, मतलब ये है वो चीज जो उसको फ्लो करने के लिए रोक रहा है, ठीक है। तो जो चीज करंट को फ्लो करने के लिए रोकेगा वो होता है मेरा रेजिस्टेंस। आई एम रेजिस्टेंस, ठीक है, वो होता है मेरा रेजिस्टेंस। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस करंट को फ्लो करने से रोकूंगा, ठीक है। मैं करंट को फ्लो करने से रोकूंगा, अपोज करूंगा। करंट जिस डायरेक्शन में हो मैं उसको अपोज करूंगा, ठीक है। वो हो मेरा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक होता है, रेजिस्टर एक होता है, रेजिस्टर एक होता है कि वेरिएबल रेजिस्टर होता है, ठीक है। उसको रेजिस्टर बोले, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब वो आप उसको बड़ा कम, मतलब बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अगर देखा होगा, अगर आप जहाँ जिसके घर में फैन होगा, ठीक है, एक रेगुलेटर होता है, ठीक है, स्पीड कंट्रोलर बोलते हैं उसको, या रेगुलेटर बोलता है फैन का, जो एक पे थोड़ा सा हल्का चलेगा, दो पे थोड़ा सा ज्यादा चलेगा। तो वो चीज कैसे होता है, वो एक वेरिएबल रेजिस्टर है। जब आप फैन को एक पे लाएंगे, ठीक है, एक एक पे जब आएगा, फर्स्ट स्पीड पे आएगा, तो रेजिस्टर बहुत ज्यादा होगा, तो करंट फ्लो बहुत कम होगा, हेंस जो फैन का स्पीड है, घूमने का स्पीड, वो स्लो होगा। जैसे जैसे आप रेजिस्टर कम करते जाएंगे, वो करंट का जो वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। और 5 पर वो करंट मैक्सिमम पे चलेगा, ओके। और जब भी करंट मैक्सिमम पर जाएगा तो फैन क्या होगा, ज्यादा तेज घूमेगा। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। तो वो होता है मेरा वेरिएबल रेजिस्टर, ठीक है। तो रेजिस्टर एक होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टर भी होता है, और एक ऐसे ही रेजिस्टेंस जो होता है वो भी होता है। वेरिएबल रेजिस्टर में एक ऐसा सिंबल रहेगा और ऊपर से ऐसा एक एरो रहेगा, ये होता है मेरा वेरिएबल रेजिस्टर। मतलब इस एरो डिफाइन करता है हम कोई भी रेजिस्टेंस पे जाके क्लिक कर सकते हैं, मतलब वहां पर रख सकते हैं, और वो कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है। ऐसा होता है आपका सिंबल, ठीक। आप सर्किट में देखिए, एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जहां पर बैटरी लगा, तो जैसे कि ये देखो, यहाँ पर बैटरी है, ये बड़ा वाला है पॉजिटिव टर्मिनल, ये छोटा वाला है नेगेटिव टर्मिनल। और एक होता है एम्पियर, एमीटर। एमीटर जो होता है करंट मापने के लिए, एमीटर। तो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, और जब लूप क्लोज हो तो नेगेटिव टर्मिनल में वो जाता है। अगर लूप ओपन हो, ठीक है, तो मुझे करंट फ्लो नहीं मिलेगा, क्योंकि करंट फ्लो एक क्लोज लूप में ही होता है, ओपन लूप में करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिए। एमीटर क्या करता है, वो करंट को वो कैलकुलेट करता है मैग्नीट्यूड वाइज। करंट कैलकुलेट मतलब कितना मैग्नीट्यूड करंट उस सर्किट पे फ्लो हो रहा है, ये आपको एमीटर बोलेगा। और डायरेक्शन के लिए गैल्वानोमीटर, थोड़ा बहुत डायरेक्शन के लिए गैल्वानोमीटर भी बोलेगा कि किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, और उसका थोड़ा आपको ये, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो तो उसका मैग्नीट्यूड भी आपको मिल जाएगा,
ठीक है, चलिए अब आता है ओम्स लॉ पे। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यही बोलता है ओम्स लॉ में। आप वोल्टेज जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेगा, मतलब यहाँ पर बोला गया है कि अगर एक ग्राफ हो, अगर एक ग्राफ हो, ठीक है, ये ग्राफ हो, मान लो ये है वोल्टेज, वोल्टेज, ठीक है, मान लो ये वोल्टेज है, ये है मेरा करंट, करंट। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा, मेरा करंट भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, ये मतलब है एज अ ओम्स लॉ में। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा करंट भी बढ़ेगा, दैट्स कॉल्ड ओम्स लॉ। तो जैसे ही हम लोग इस जो एक वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलिए या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलिए, इस चीज़ को, ये कंडीशन को जैसे ही आप हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आपको ऐड करना होगा। वो कांस्टेंट क्या है? वो मैं कांस्टेंट है मेरा रेजिस्टेंस। ठीक है, वो कांस्टेंट है मेरा मेरा रेजिस्टेंस। तो अगर देखा जाए कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स होता है वी बाई आर, मतलब वी और आई का रेशियो, ये होता है मेरा रेजिस्टेंस। ठीक है, ये होता है मेरा रेजिस्टेंस। आपको ऐसे भी दे सकता है, कोई भी मान लीजिए दो सर्किट है, दो सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस क्या है? सेम है। तो एक सर्किट में वोल्टेज और एक सर्किट में करंट दिया गया है, दूसरे सर्किट में वोल्टेज दिया गया लेकिन करंट आपको चाहिए। ठीक है, दूसरे सर्किट में करंट आपको चाहिए। मान लीजिए ये एक सर्किट है, एक सर्किट है ऐसे, ठीक है, एक सर्किट है ऐसे और दूसरा सर्किट है ऐसे। ठीक, ऐसे है। इस चीज यहाँ पर आपको वोल्टेज दे दिया गया है, आई दे दिया गया है, और बोला गया है जो रेजिस्टेंस है यहाँ का, सेम रेजिस्टेंस है यहाँ का। अब इसमें आपको आई या तो वी ऐसा बोल दी, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी एक आई दे दिया है तो, या कुछ मतलब, या बोला गया है आपको वी बाई आर का रेशियो खोजना है। ठीक है, या आपको बोला गया अगर 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 वी इसका 250 हुआ तो मेरे करंट कितना होगा, ये पूछा जाएगा, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन। तो हमेशा याद रखिए, अगर अगर ऐसा क्वेश्चन हो, ये जो आर है, दोनों जगह पर आर है, दोनों का रेशियो बिल्कुल बराबर है, मतलब आर तो इक्वल है, अगर आर इक्वल तो वी बाई आई का रेशियो बराबर होगा। तो यहाँ पर भी जो वी वन, मान लीजिए वी वन बाई आर वन, वी वन बाई आई वन यहाँ का, और ये वाला इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? वी टू बाई आई टू। अब वी वन बाई आई वन आपको यहाँ से मिल गया है क्योंकि यहाँ पर वी और आई गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर वी भी गिवन है तो आई टू आपको मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो जो भी हो, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपको एमसीक्यू में मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आर आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई। अब आते हैं इंडक्टेंस के ऊपर। व्हाट इज इंडक्टेंस? इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय फॉर अ गिवन इलेक्ट्रिक करंट। ये जो अगर इलेक्ट्रिक करंट गिवन है, दिया गया है इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो होता है मेरा इंडक्टेंस। जब कभी हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है, मेजर करेंगे, मेजर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, वो होता है मेरा इंडक्टेंस। ठीक, अब देखो एल क्या होता है? एल है मेरा इंडक्टेंस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स पर करंट। ठीक है, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब प्रोड्यूस हो रहा है, अगर उसको हम करंट से डिवाइड करें तो हमको क्या मिलेगा? इंडक्टेंस मिलेगा। अब आते हैं कैपेसिटेंस के ऊपर। इट इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर्ड फॉर अ गिवन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यहाँ पर, कैपेस एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यहाँ पर, मान लो, ठीक, ऐसे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जब कैपेसिटेंस आएगा ऐसे, ऐसे कैपेसिटेंस आएगा, ये होता है कैपेसिटर। ठीक है, और अगर ये है सिंबल, अगर मान लो जनरल में कैपेसिटर देखना हो तो कैपेसिटर बिल्कुल ऐसा दिखता है। ठीक है, कैपेसिटर बिल्कुल ऐसा दिखता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जब जब कभी आपको ऐसा कोई चीज़ मिले, वो होता है मेरा कैपेसिटर। ठीक है, एक आता है पॉजिटिव, एक आता है नेगेटिव। ठीक, ये होता है कैपेसिटर। तो जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पर स्टोर हो रहा है, ये स्टोर करता है। कैपेसिटेंस क्या करता है? ये इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है? वो स्टोर करता है। तो द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर्ड फॉर अ गिवन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये जो स्टोर कर रहा है उसको, वो होता है कैपेसिटर। ठीक है, वो होता है कैपेसिटेंस। अब देखो कैपेसिटेंस जो होता है
वो उसका फॉर्मूला क्या है देखो, C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। क्यू है मेरा चार्ज और वी है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो अमाउंट ऑफ, ये जो मेजर जो चार्ज, जो उसमें स्टोर होगा, वो होता है मेरा कैपेसिटेंस, जो उसको स्टोर करता है। ठीक है, वो होता है कैपेसिटेंस, और इसको बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, ये है कैपेसिटर और ये है कैपेसिटेंस। ठीक, अब आते हैं एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट में। अब एक्टिव एलिमेंट पैसिव एलिमेंट क्या है देखो, तो जो एनर्जी जनरेट कर सकता है वो है मेरा एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, दे आर केपेबल ऑफ जनरेटिंग एनर्जी, जैसे करंट, वोल्टेज, दे आर हैव द पावर टू जनरेट एनर्जी। ठीक है, वो है मेरा एक्टिव एलिमेंट। और जो इसके ऊपर खाता है, मतलब जो इसको डेसिपेट करता है या कंज्यूम कर, जो एलिमेंट्स ये सारे एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, वो है मेरा पैसिव एलिमेंट। जैसे रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सारे के सारे हैं पैसिव एलिमेंट्स। ये क्या करता है, ये स्टोर करता है या डिसिपेट करता है या खा जाता है, वो है मेरा पैसिव एलिमेंट। जैसे देखो, अगर एक रेजिस्टेंस हो, ठीक है, मान लो मान लो यहाँ एक सर्किट है। ठीक है, मान लो यहाँ एक सर्किट है, यहाँ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आर है यहाँ, तो यहाँ मेरा करंट जा रहा है। करंट जैसे ही जाएगा तो ये पोटेंशियल जो वी है, मान लो ये वी वी ए है, ये कुछ और है, मान लो ये वी है। तो यहाँ पर आर जा रहा है, जैसे ही आर आई यहाँ पर क्रॉस करेगा, आई यहाँ जाएगा, तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मुझे यहाँ पर मिलेगा। कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्यों मिलेगा, क्योंकि इस पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए मिलेगा क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है, ये कुछ करंट को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। कुछ करंट को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, मतलब यहाँ का जो करंट होगा और यहाँ करंट ये थोड़ा डिफरेंट होगा, कुछ करंट को ब्लॉक करने की कोशिश होगा। ठीक, जैसे ही करंट ब्लॉक होगा तो ये क्या करेगा, ये एनर्जी, जो करंट का जो एनर्जी है, वो क्या करेगा, उसको कंज्यूम कर रहा है। वो उसको क्या करेगा, वो उसको कंज्यूम करेगा। जैसे ही कंज्यूम करता जाएगा, जब कभी भी ऐसा कंज्यूम कंज्यूम करेगा, जो जो एलिमेंट ऐसा एनर्जी को कंज्यूम करता है, उसको डिसिपेट कर देता है, हाँ, मतलब एनर्जी को रोक देता है, वो सारे के सारे होते हैं पैसिव एलिमेंट्स। ठीक है, मैं इससे ज़्यादा मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ ठीक से, कि मान लीजिए अगर अगर करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस है या इंडक्टर या कैपेसिटेंस है, वो क्या करेगा, वो उसको रोकेगा, या तो स्टोर करेगा या उसको रोकने की कोशिश करेगा। अगर जैसे ही वो स्टोर करेगा तो आपका एनर्जी क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। और जैसे ही वो उसको रोक रहा है तो क्या हो रहा है, एनर्जी आपका डिसिपेट हो रहा है, मतलब जो एनर्जी आपको चाहिए था उससे थोड़ा कम मिलेगा। ठीक है, वो डिसिपेट होते जा रहा है। वो सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे पैसिव एलिमेंट्स। और जो एक्चुअल में जो एनर्जी को जनरेट करने की कोशिश करेगा, वो एलिमेंट होगा मेरा एक्टिव एलिमेंट। ठीक, चलो अब आते हैं आइडियल सोर्सेस पे। ठीक है, आइडियल सोर्सेस क्या है, तो मान लो कि एक हाइपोथेटिकल डिवाइस है जहां पर कोई भी रेजिस्टेंस, ठीक है, कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो, मतलब कोई जो करंट जो फ्लो हो रहा है उसको कोई रोकने वाला ना हो, तो वो होता है मेरा आइडियल सोर्सेस। ये एक हाइपोथेटिकल डिवाइस है, ऐसा कोई डिवाइस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जहां पर आपको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। बट यहां पर बोला कि आइडियल सोर्सेस, ठीक है, आइडियल सोर्स में कोई भी एक हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी जगह पर, जहां पर आपका क्या हो रहा है, जो वोल्टेज हो रहा है उसको रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, उसको कम करने वाला या डिसिपेट करने वाला कोई नहीं है, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, वो सारे के सारे सोर्सेस होंगे आइडियल सोर्सेस। तो ऐसे देखिए, एक होता है आइडियल वोल्टेज, वोल्टेज का अगर बोला जाए तो ये हो जाएगा आइडियल वोल्टेज। यहाँ पर देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, नो इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हो जाएगा आइडियल करंट, यहाँ पर भी देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, और प्रैक्टिकली में इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जरूर होगा प्रैक्टिकली में। जैसे मान लीजिए अगर अगर देखा जाए, अगर ऐसा सर्किट हो, ठीक है, ऐसा सर्किट हो, ठीक है, मान लो ऐसा सर्किट हो, ठीक है, यहाँ पर मान लो दे दिया है आपका V इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट्स। यहाँ पर स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 2 ओम। ये होता है मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस, ये कैपिटल आर, ये होता है मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मान लो ये है 5 ओम, ठीक है, ये है मान लो 2 ओम, ये है मान लो 3 ओम। ठीक है, ऐसे तो ये वाला जो स्मॉल आर है, ये है मेरा क्या है, ये है मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस, ये स्मॉल आर है। तो ऐसे जनरली प्रैक्टिकली में ये चीज़ होता है, ये चीज़
हर जगह आपको मिलेगा इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस में। आइडियल सिचुएशन में ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो नहीं रहेगा, तो वो होगा मेरा आइडियल वोल्टेज। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकल सोर्स देखिए। प्रैक्टिकल सोर्स आर दीज डिवाइसेस व्हिच डू नॉट मेंटेन कांस्टेंट रिलेटेड वैल्यूज at its terminal due to internal drop of either voltage or current. An internal resistance is present in the sources, and due to this internal resistance there must be some internal drop of either voltage or current. ये है मेरा प्रैक्टिकल सोर्सेस जो कि मैंने आपको अभी समझाया। ठीक है, तो ये था एक जनरल ओवरव्यू या चैप्टर एट ग्लांस, जो भी आप बोले। ठीक है, तो जनरल क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। और कुछ कुछ क्वेश्चन आप अगर आप देखते रहेंगे तो जैसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकता है। एक कौन है जो करंट को अपोज करता है, हु अपोजेस चेंज इन करंट या हु अपोजेस करंट। ठीक है, ठीक है, तो वो होगा मेरा रेजिस्टर। अब वन साइकिल को क्या बोला जाता है, एक साइकिल को मान लीजिए पीरियड बोला जाएगा। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी को क्या होगा, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब देखिए एक चीज़ हमको देखिए, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी बहुत अच्छा बोला है, ये चीज़ मैं शायद बोलना भूल गया, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोलना भूल गया था, ये रेजिस्टिविटी क्या है। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है। अगर देखा जाए रेजिस्टिविटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है। अब देखो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस कैसा होता है, ऐसे होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये ऐसा होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये है मेरा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इंटू एल बाई ए। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इंटू एल बाई ए। ये एल क्या है, ये है लेंथ ऑफ द कॉइल, मीन लेंथ। ठीक है, मीन लेंथ ऑफ द कॉइल। एरिया है, ये एरिया ऑफ कॉइल, एरिया ऑफ कॉइल। ठीक, एरिया को क्या कैसे करेंगे हम लोग, मान लो पाई आर स्क्वायर। आर है इस कॉइल का रेडियस, मान लो कॉइल तो बहुत ही स्मॉल है तो ऐसा है, तो आर है रेडियस। तो कॉइल की हर जगह तो सेम रेडियस नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा रेडियस, ये वाला, तो स्मॉल आर, तो हर जगह तो सेम नहीं हो सकता है, बिल्कुल सेम नहीं होगा। तो ये आर होगा मीन डायमीटर या मीन रेडियस। ये आर क्या हो जाएगा मेरा, मीन रेडियस। ठीक है, मीन रेडियस। तो वो हो गया मेरा एरिया ऑफ कॉइल, मीन लेंथ ऑफ कॉइल, ये है मेरा मीन रेडियस। ठीक, ये है मेरा रेजिस्टिविटी, रो है, ये है मेरा रेजिस्टिविटी। ठीक, ये है मेरा रेजिस्टिविटी। तो अगर बोलेगा रेजिस्टेंस अगर बोलता है रेजिस्टेंस क्या क्या फैक्टर में वो डिपेंड करता है, ये रेजिस्टेंस ये कौन कौन से फैक्टर में डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर। तो एक होगा क्या, एक होगा मेरा यहाँ पर लेंथ ऑफ दी कॉइल, लेंथ से वो डिपेंड करेगा। कॉइल का जितना लेंथ ज़्यादा होगा, लेंथ ऑफ दी कॉइल, कॉइल का जितना लेंथ ज़्यादा होगा वो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि आर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, जितना बड़ा मतलब उसका कॉइल होगा, लेंथ जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, अब आता है देखो दो नंबर क्या, एरिया ऑफ द कॉइल, अब उसका एरिया जितना बड़ा होगा, रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ए क्या है, एरिया ऑफ कॉइल। ठीक है, एरिया ऑफ कॉइल।
ठीक। और तीसरा क्या है, मटेरियल, मटेरियल ऑफ कॉइल। ठीक है, ये मटेरियल क्या है, यही यही है मेरा रेजिस्टिविटी, मटेरियल ऑफ कॉइल। अब जिसका मटेरियल में, ठीक है, कंडक्शन मतलब क्या, अगर वो उसका मटेरियल ऐसा हो कि उस वो करंट फ्लो करने की कोशिश मतलब दे देता है, तो उसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी कम होगा। ठीक है, ये यही होता है हमारा मटेरियल ऑफ कॉइल। जैसे मतलब कॉपर, कॉपर में क्या होता है, करंट ज़्यादा फ्लो होता है। सिल्वर में उससे भी ज़्यादा होता है, ग्रेफाइट में उससे भी ज़्यादा होता है। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे जो मटेरियल है वो करंट को अलाउ करते हैं। जैसे जो भी करंट को अलाउ करेगा तो उसका जो रेजिस्टिविटी है वो कम होगा, वो कम रेजिस्टेंस होगा, वो उसको रेजिस्ट ज़्यादा नहीं करेगा, वो उसको करंट को फ्लो करने देगा। तो हैंस क्या हो जाएगा, जिसका रेजिस्टिविटी कम होगा, ठीक है, वो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ। ये हो गया रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ। अब रेजिस्टेंस का क्या होता है फॉर्मूला, ओम। एरिया का क्या होता है, मान लो मीटर स्क्वायर। लेंथ का क्या होता है, मान लो मीटर। तो ये मेरा क्या हो गया, ओम मीटर, ओम मीटर। तो मेरा रेजिस्टिविटी का मेरा यूनिट क्या आ गया, मेरा ओम मीटर। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई होप इट्स क्लियर। चलो, तो ये हो गया मेरा रेजिस्टिविटी। ठीक, आप देखो हम लोग नेक्स्ट जगह पर हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ लॉ हम लोग करेंगे। ठीक है, किरचॉफ लॉ हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस में क्या जानना है हमको, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ये देखो कैसे होंगे, देखो मान लो ये एक सर्किट है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, और ऐसे जा रहा है। ठीक, ये है मेरा R1, ये है मेरा R2, ये है मेरा R3। अब करंट कैसे फ्लो होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, देखो करंट यहाँ से जाएगा, ये होगा मेरा करंट। करंट यहाँ पर गया, उसको कौन मिला, पहला रेजिस्टेंस मिला, उसने उसको हाई बोला, हाई बोलने के बाद वो फिर यहाँ पर पहुँचा, फिर उसको दूसरा रेजिस्टेंस मिला, वो उसको फिर हाई बोला दूसरे रेजिस्टेंस को, फिर वो गया तीसरे के पास, तीसरे को हाई बोला, फिर वो निकल गया, निकल के वो नेगेटिव टर्मिनल पे पहुँच गया। यहाँ पर जो करंट जो है, सेम करंट फ्लो कर रहा है, सेम करंट, सेम करंट वो फ्लो कर रहा है। जब कभी भी रेजिस्टेंस पे जब देखोगे वो सीरीज पे है, जहाँ पर करंट सेम है, करंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, करंट बिल्कुल सेम जा रहा है, तो याद रखना ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सीरीज कनेक्शन हो जाएंगे। तो सीरीज कनेक्शन में आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, ये हो जाएगा मेरा आर इक्विवेलेंट। ठीक, ये होगा मेरा आर इक्विवेलेंट। तो इस आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, ठीक है, इस आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, मान लो R1 दिया गया यहाँ पर 5 ओम, ये मान लो है 10 ओम, ये मान लो है 5 ओम। तो इसके हिसाब से 5 प्लस 10 प्लस 20 मतलब आर इक्विवेलेंट मेरा क्या होना चाहिए, 20 ओम होना चाहिए, बिल्कुल 20 ओम। ये है ओम का सिंबल 20 ओम। तो आर इक्विवेलेंट में 20 ओम, इसका मतलब अगर 3 R1 की जगह अगर मैं एक ऐसा ही 20 ओम का रजिस्टर मैं लगा दूं, तो मेरा जो आई है, ठीक है, जो आई है और जो वी है वो मेरा सेम ही होगा, जो कनेक्शन है वो मेरा सेम ही हो जाएगा। वो 3 रेजिस्टेंस ना लगा के मैं एक सिंगल
20 ओम का रेजिस्टेंस मैं लगा दूंगा, मेरा सर्किट जो था वही है, सेम कंडीशन पे आएगा। ये होता है आर इक्विवेलेंट, ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। पैरेलल देखो, मान लो ये एक सर्किट है, ऐसा जा रहा है, ये एक रेजिस्टेंस R1, ठीक, ये एक रेजिस्टेंस R2, बीच में एक ऐसा रेजिस्टेंस है R3, ठीक। अब देखो I कहाँ जाएगा भाई, I तो यहाँ गया, I1 मतलब I है, यहाँ भी I गया, इसको हाई बोला, I जा रहा है। अब किधर जाएगा, उसके पास दो रास्ते हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है। तो I क्या हो जाएगा, I डिवाइड हो जाएगा, I1 पे ये वाला क्या होगा, I माइनस I1 डिवाइड हो गया। I1 यहाँ पर फ्लो किया, R2 को हाई बोला, फिर इस पॉइंट तक आया I1, फिर इसके साथ जुड़ गया। अब यहाँ पर क्या क्या है, I1, ठीक है, I माइनस I1 प्लस I1, तो I1 जुड़ के यहाँ पर अल्टीमेटली I जा रहा है, ठीक है। I1 यहाँ पर क्या था, यहाँ पर I1 माइनस I1 आ गया यहाँ, और यहाँ से प्लस प्लस आया I1, तो माइनस प्लस कट गया, I बचा, तो यहाँ से I यहाँ पर जा रहा है। अब देखो, ठीक है, I यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर I गया, फिर यहाँ पर I नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंच गया, यह है V। तो इस पॉइंट पर क्या हुआ, वो ब्रेक कर गया। वो क्या हुआ, I जो है वो क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब उसका जो पावर है वो कम कम ज़्यादा हो गया, वो डिफरेंट जगह पर पहुंच गया, डिफरेंट हो गया, वो अलग हो गया। तो ऐसे केस में ये दो जो मेरा रेजिस्टेंस है वो पैरेलल बन जाते हैं, पैरेलल। और पैरेलल अगर निकालना हो, कोई भी रेजिस्टेंस अगर पैरेलल निकालना हो, तो ऐसे होता है फॉर्मूला, आर इक्व इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, ठीक है, ये वाला होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, आर इक्विवेलेंट, मान लो ये है 5, ये है मान लो 5, ये भी मान लो 5, ठीक है, तो सबके सब 5 है, या आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। मान लो ये है मान लो ये है मान लो 15, R3 है 15, ठीक। अब देखो आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट क्या होगा यहाँ पर, 1/R3 प्लस 1/R2, ये हो जाएगा, ठीक। 1/R3 प्लस 1/R2, 1/R3 कितना है, 1/15 प्लस ये वाला है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R2, ठीक है। तो 1/15 प्लस 1/5। अब करेंगे हम लोग एलसीएम, एलसीएम ना करके सीधा सीधा ऐसे कर दो, ये हो जाएगा 15 इंटू 5, और ये कर दो 5 प्लस 15, सेम सेम ही चीज़ है और कुछ नहीं, ठीक है। या तो कर दो 15 इंटू 5, यह है 5 प्लस 15, ये हो जाएगा मेरा 1R इक्विवेलेंट। अब ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट का इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे, तो ये मेरा हो रहा है 15 इंटू 5 डिवाइड बाई 20, तो 5 से काटा देखो यहाँ पर 4, तो ये मेरा हो जाएगा 15/4 ओहम, ठीक है, 15/4 ओहम, ये हो जाएगा मेरा, ठीक। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पर कितना निकला, 15/4। तो ऐसे करके आप पैरेलल कंडीशंस में आपको आर इक्विवेलेंट पहले निकालना है, ठीक है। चलो कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं, क्या क्या देखो, एक लीनियर सर्किट क्या होता है, नॉन लीनियर सर्किट, बायलैटरल सर्किट, यूनिलैटरल सर्किट और नेटवर्क, ये सारे के सारे चीज़ हमको देखना है, ठीक है। तो लीनियर सर्किट,
लीनियर सर्किट क्या होता है? A linear circuit is one which obeys the principle of superposition and homogeneity. ये एक सिंपल सा लीनियर सर्किट है जो सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी को ओबे करेगा। सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी को वो ओबे करेगा, उसको बोलेंगे लीनियर सर्किट। अब आते हैं नॉन लीनियर सर्किट पे। नॉन लीनियर सर्किट कौन है? जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी को जो ओबे नहीं करता। सर्किट विच डज नॉट ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी, वो है मेरा नॉन लीनियर सर्किट। अब हम लोग करेंगे बायलैटरल सर्किट। बायलैटरल सर्किट क्या है? बायलैटरल सर्किट क्या है? बायलैटरल सर्किट इज वन whose properties और characteristics are same in either direction। बोथ डायरेक्शन में जिसका प्रॉपर्टी और क्या होगा, जिसका कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा। अब यही है यूनिलैटरल, है मतलब यूनिलैटरल सर्किट। तो यूनिलैटरल सर्किट में क्या होगा, जिसका प्रॉपर्टी और जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, सेम होगा, ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, ओनली इन वन डायरेक्शन। यूनिलैटरल सर्किट क्या है? तो सर्किट हुज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज आर सेम इन वन डायरेक्शन। ठीक। अब नेटवर्क क्या है? द कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स, ये याद रखो, कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स, ये होता है नेटवर्क। अब हम लोग देखेंगे पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सीक्वेंसेस। ठीक है, तो ये है मेरा, देखो, पीरियोडिक वेव फॉर्म, ये है मेरा पीरियोडिक, ये है मेरा नॉन पीरियोडिक। ठीक है, ये क्या होता है पीरियोडिक वेव फॉर्म और नॉन पीरियोडिक वेव फॉर्म में? जब कभी पीरियोडिक सिग्नल्स, ठीक है, एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में वो क्या गया, मैक्सिमम गया, यहाँ पर वो मैक्सिमम पहुंचा, मैक्सिमम। ठीक है, एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक उतना ही टाइम में देखो ये उसके बाद क्या हुआ, नीचे आया, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा एकदम। फिर सेम टाइम में ये जितना लेने में जो टाइम लिया, उसी सेम टाइम में वो दोबारा कहाँ पहुंचा, फिर मैक्सिमम में पहुंचा। फिर उसके दौरान फिर नीचे आया, फिर मैक्सिमम पहुंचा। ये जो पर्टिकुलर टाइम में वो जो मैक्सिमम पहुंच रहा है, तो एक पीरियड बन रहा है कि उसी टाइम में वो मैक्सिमम या पिक को हिट करेगा। तो ऐसे पीरियोडिक जब जब कभी भी कोई भी वेव फॉर्म ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करेगा, ऐसे क्या करेगा, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करेगा, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा, तो उस वेव फॉर्म को हम लोग पीरियोडिक वेव फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, अब पीरियोडिक सिग्नल एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिसिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक डेफिनेट पैटर्न रिपीट्स ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है, आफ्टर सर्टेन टाइम। डेफिनेट पैटर्न, डेफिनेट पैटर्न, ठीक है, रिपीट्स ओवर एंड ओवर आफ्टर सर्टेन टाइम। इस चीज को हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक। ठीक है, या पीरियोडिक वेव फॉर्म। तो ऐसे पीरियोडिक वेव फॉर्म साइनोसीडियल जो भी सिग्नल्स होता है वो उसमें पीरियोडिक वेव फॉर्म्स मिल जाएगा। साइनोसीडियल सीरीज क्या होता है, अगर मान लो साइनोसीडियल जो होता है, तो एक्स ऐसा क्या होता है, एक्स ऐसा को वेव फॉर्म होता है साइन का या कॉस का, तो साइन का बिल्कुल ऐसे जाएगा, तो ये एक पीरियोडिक वेव फॉर्म है। कॉस का देखो कैसे जाएगा, कॉस का मान लो ये है कॉस, यहाँ ये है साइन, ठीक है, कॉस का ऐसे जाएगा। ये सारे पीरियोडिक वेव फॉर्म है। तो साइनोसीडियल जो सिग्नल होता है ये कुछ ऐसा रहता है कि x इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई, ठीक है, ओमेगा टी, ऐसे होता है। तो ये सारे के सारे जो भी वेव फॉर्म है जो साइनोसीडियल में, ठीक है, जो भी वेव फॉर्म में हो जाएगा वो क्या शो करेगा, वो पीरियोडिसिटी शो करेगा। क्या शो करेगा, पीरियोडिसिटी वो शो करेगा। ऐसे वेव फॉर्म को जो हर एक डेफिनेट टाइम के बाद, ठीक है, एक डेफिनेट पैटर्न, एक डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, उसको पीरियोडिक वेव फॉर्म बोला जाएगा। नॉन पीरियोडिक वेव फॉर्म जो कोई भी डेफिनेट पैटर्न शो नहीं करता, कोई भी डेफिनेट पैटर्न
शो नहीं करता, डेफिनेट पैटर्न शो नहीं करता, ठीक है, शो नहीं करता, कोई भी डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता, कोई डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता, उन सारे के सारे, ठीक है, वेव फॉर्म को हम लोग बोलेंगे नॉन पीरियोडिक वेव फॉर्म। ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म भी नहीं होंगे, ठीक है, ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म नहीं होंगे। ओके, तो अगर कभी ऐसा पूछा कि अगर पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक वेव फॉर्म के बारे में कुछ बोलो, तो जो वेव फॉर्म एक डेफिनेट पैटर्न को रिपीट करे ओवर एंड ओवर अगेन आफ्टर सर्टेन टाइम, ठीक है, उसको बोला जाएगा पीरियोडिक वेव फॉर्म, ठीक है, उसको बोलेगा पीरियोडिक वेव फॉर्म। और जो वेव फॉर्म पीरियोडिसिटी को एग्जिबिट करेगा, जो प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिसिटी को एग्जिबिट करेगा, वो हो जाएगा पीरियोडिक वेव फॉर्म, ठीक है, ए एग्जिबिट्स पीरियोडिसिटी, वो हो जाएगा पीरियोडिक वेव फॉर्म। अब इसको जैसे आप ड्राइंग बनाएंगे, मान लो यही ड्राइंग बनाएं, तो यहीं पर एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, मान लो 4 सेकंड हो रहा है, तो 4 सेकंड के बाद वो मैक्सिमम जा रहा है, 4 सेकंड पर मैक्सिमम जाए, तो दोबारा जब मैक्सिमम जाएगा तो इसका 4 सेकंड के बाद ही जाएगा, मतलब 8 सेकंड में वो मैक्सिमम जाएगा। फिर जब दोबारा जाएगा तो इसका 4 सेकंड बाद, मतलब 12 सेकंड में वो मैक्सिमम जाएगा। तो ये कंटिन्यू होता जाएगा। इसी वेव फॉर्म को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक वेव फॉर्म। अब यहाँ देखो, यहाँ पर मान लो 2 सेकंड में यहाँ पर मैक्सिमम पहुंचा, यहाँ पर 2 सेकंड में मैक्सिमम पहुंचा, यहाँ पर कब पहुंचा, यहाँ पर मान लो 10 सेकंड में मैक्सिमम पहुंचा, फिर यहाँ पर मान लो 25 सेकंड में मैक्सिमम पहुंचा। तो यहाँ पर पीरियोडिक नहीं आ रहा है, यहाँ पर 8 सेकंड का बाद आ रहा है, यहाँ पर देखो और 15 सेकंड का बाद आ रहा है, तो ये तो पीरियोडिक वेव फॉर्म नहीं हुआ। तो यहाँ पर डेफिनेट पैटर्न, डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नहीं मिलेंगे, तो वो हो जाएगा मेरा नॉन पीरियोडिक वेव फॉर्म। ओके, तो ये था हमारे चैप्टर 1। आई होप आपको पसंद आया होगा। मैंने यहाँ पर जो भी बोला आपने उसको समझा होगा। अगर इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो यूनिट 2 लाऊंगा। तो तब तक के लिए चलिए, थैंक यू एंड गुड बाय।